हेलो दोस्तों। तो मैंने ऑब्जेक्टिव सारे करा दिए हैं और मैं 60 आंसर करा रहा दोस्तों। तो टेक्निकल इशू की वजह से क्लास कट हो गई। तो 17 क्वेश्चन हो पाए थे, तो मैं फिर से 18 नंबर क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। तो 18 में क्या है कि समाज मितविद का विकास किसने किया था। तो यह रोमानियाई मूल के मनोचिकित्सक थे, यानी कि साइकेट्रिस्ट थे अमेरिकी। तो यह जैकब मोरेने थे। तो मतलब इसका क्या हुआ, समाज मिति जो विधि होती है ये क्या होती है, तो इसको किस प्रकार समझेंगे आप। तो मान लीजिए लांग में आ गया, तो उसके लिए मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ कि लिख सकें आप लोग। तो समाज मिति विधि जो होती है, तो दोस्तों यह एक शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की विधि है, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है दोस्तों, वो किसी समूह यानी कि जैसे कक्षा मित्र मंडली में व्यक्तियों के जो सामाजिक संबंध होते हैं या उनकी लोकप्रियता और पारस्परिक आकर्षण यह होता है या उनको अस्वीकार करने के लिए आदि, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसको जानने के लिए किया जाता है, ठीक है। सरल शब्दों में समझें इसको, तो समाज मिति विधि विधि एक ऐसी तकनीक है जिसमें बच्चों या व्यक्तियों से यह पूछा जाता है कि वे किनके साथ खेलना पसंद करते हैं। क्लास में मान लीजिए है, तो वो किसके साथ बैठना चाहते हैं, किसकी मदद लेना चाहते हैं और किसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता, देखते होंगे आप लोग ही जब क्लास में स्कूलिंग किए होंगे, तो उसमें क्या है कि आपको आपका अपना अलग अलग ग्रुप होता होगा, ठीक है। उसके साथ में ही आप बैठते होंगे और उसके साथ में ही आप लोग रहते होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो वो जैकब जो मुरेने थे साइकेट्रिस्ट, वो उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से समझाया है। तो यह मतलब साफ दिख जाता है कि कौन बच्चा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है उस बीच में, ठीक है, और वह कौन किसको ज़्यादा पसंद करता है। तो ये सारी चीज़ें नोटिस की जाती हैं। तो यदि इसी प्रकार आप बना के लिख सकते हैं, और यदि और आसान भाषा में तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि समाज मिति विधि वह तरीका है जिसमें हम किसी कक्षा या समूह में एक ये पता लगाते हैं कि कौन बच्चा किसके साथ रहना पसंद करता है और कौन नहीं। इसमें बच्चों की दोस्ती, नेतृत्व, अकेलापन सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तार से इन्होंने बताया जैकब मुरेने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर कि शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। तो जो शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण है वो 3 प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 20 नंबर कि विद्यालय में क्लब का उद्देश्य बताइए। तो विद्यालय में क्लब का आशय एक ऐसी जगह से है जहाँ विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और सीखते हैं, अपनी प्रतिभा को निखारते हैं। तो विद्यालय में क्लब होता है, ठीक है, कहीं कहीं पे सिटी वगैरह में। अभी ग्रामीण विद्यालयों या कस्बों में तो नहीं होता है, जहाँ क्या होता है कि हर एक क्लास के बच्चे वहाँ पे रहते हैं, समय बिताते हैं, उनको अलग अलग तरह की एक्टिविटी कराई जाती है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 21 नंबर कि मूल्यांकन प्रक्रिया में अनुप्रयोग का अर्थ बताइए। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुप्रयोग विभिन्न शैक्षिक उद्देश्य अधिगम के दौरान प्राप्त अनुभव, व्यवहारात्मक परिवर्तन आदि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्रियात्मक अनुसंधान क्यों आवश्यक है, कोई एक कारण लिखिए। तो क्रियात्मक अनुसंधान किसी समस्या का तत्काल या त्वरित समाधान होता है, ठीक है, तथा क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा शैक्षिक अभ्यास के विकास एवं कार्य पद्धति में सुधार लाया जा सकता है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित कोई एक बिंदु का उल्लेख करो। तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष सोचने में शामिल क्षमताओं का जो है तो आकलन करते हैं। मूल्यांकन 24 नंबर क्वेश्चन, मूल्यांकन एवं मापन में कोई एक अंतर लिखिए। तो मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का वर्णन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं के बारे में बताता है, ठीक है। तो मापन मूल्यांकन का ही अंग होता है, किंतु मापन की अपेक्षा मूल्यांकन जो होता है अधिक व्यापक होता है। परीक्षण किसे कहते हैं। तो परीक्षण वह मानकीकृत परिस्थिति है जिससे व्यक्ति का प्रतिदर्श व्यवहार निर्धारित होता है। तो जो परीक्षण होता है तो उससे क्या है कि व्यक्ति का प्रतिदर्श व्यवहार निर्धारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मौखिक परीक्षा गुण एवं दोष बताइए। तो मौखिक परीक्षा के जो गुण है, तो इसको समझेंगे कि मौखिक परीक्षा के लाभों में अवधारणा बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन और प्रशिक्षक से तत्काल प्रतिक्रिया शामिल है। दोष क्या है इसके, तो मौखिक परीक्षा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं वाले छात्रों के लिए मौखिक परीक्षाएं तनावपूर्ण होती हैं। तो चलिए, इसकी भाषा थोड़ा कठिन है तो मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ।
तो चलिए पहले हम लोग समझेंगे कि मौखिक परीक्षा के गुण क्या हैं। तो मौखिक परीक्षा के जो गुण हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें क्या है कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन हो जाता है, ठीक है। तो परीक्षार्थी की जो भाषा शैली, आत्मविश्वास, तर्क शक्ति और व्यक्तित्व का आकलन हो जाता है, ठीक है। और दूसरा लिख सकते हैं कि आप इसमें परीक्षक तुरंत प्रश्न बदल सकता है और उत्तर की गहराई जान सकता है कि विद्यार्थी कितना उत्तर सटीकता से दे रहा है, कितनी गहराई से उत्तर दे रहा है। और तीसरा लिख सकते हैं आप कि प्रश्नों को विद्यार्थी की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है तुरंत ही। और चौथा लिख सकते हैं गुण की उत्तरदाता से पूरक प्रश्न पूछकर उसके ज्ञान की गहराई मापी भी जा सकती है, ठीक है। मतलब उत्तरदाता यानी विद्यार्थी से प्रश्न पूछकर आप उसके ज्ञान की गहराई माप सकते हैं। मान लीजिए कोई आप क्लास में टीचर हैं और स्टूडेंट का खड़ा करके आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आप क्या है कि वो स्टूडेंट बताएगा तो आप उसको समझ जाएंगे कि कितनी गहराई से बता पा रहा है या कितने अच्छे से विस्तार से बता पा रहा है, समझा पा रहा है या नहीं। और पाँचवा लिख सकते हैं कि विद्यार्थी की बोलने की क्षमता, ठीक है, और उच्चारण और अभिव्यक्ति का पता चल जाता है। चलिए इतना ही आप लिख दीजिएगा गुण में, बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये मैंने सरल भाषा में समझा दिया कि ऐसे लिख सकते हैं। बाकी इस तरह जो दिया हुआ है इसमें बुक में, तो ऐसा लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। और दोष में क्या क्या लिख सकते हैं आप, पहला लिख सकते हैं कि इसमें क्या अंकों में पक्षपात हो सकता है, ठीक है। व्यक्तिगत पसंद नापसंद का प्रभाव पड़ सकता है। मान लीजिए क्लास में कोई छात्र जो होता है वो बहुत उद्दंड प्रवृत्ति के हो जाते हैं, तो उसमें क्या टीचर क्या करता है कि वो मतलब स्टूडेंट को किसी को पसंद करता है, किसी को नहीं पसंद करता है। हालांकि वो जाहिर नहीं करता है, बाकी ये चीज़ें पक्षपात हो सकता है इसके बारे में। इसलिए मौखिक परीक्षा की ये दोष है। और दूसरा क्या दोष लिख सकते हैं आप कि सभी विद्यार्थियों से समान प्रश्न पूछना और कठिनाई स्तर बनाए रखना कठिन हो जाता है थोड़ा। मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे हैं, तो सबसे क्या है कि 100 प्रश्न थोड़ा मुश्किल हो जाता है पूछना विद्यार्थियों से। और कठिनाई का स्तर किसी से मान लीजिए अब सारे हार्ड तो आप पूछ नहीं सकते, कोई इजी हो जाता है, कोई हार्ड हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और इसमें तीसरा लिख सकते हैं कि विद्यार्थी की जो घबराहट या मूड मूड उसका स्विंग होना, यानी कि मूड बदलना या परीक्षा के व्यवहार से परिणाम प्रभावित भी हो सकता है, ठीक है। और चौथा लिख सकते हैं कि एक विद्यार्थी का मौखिक परीक्षण करने में बहुत अधिक समय खर्च हो जाता है। अब मान लीजिए क्लास में 150 बच्चे हैं, तो उसमें क्या है कि समय बहुत ही लग जाएगा आपका। कॉलेज में है, आप लेक्चर ले रहे हैं, बच्चे 100-150 एक क्लास में बैठे हुए हैं, तो यदि आप एक एक से मौखिक प्रश्न पूछेंगे तो उसमें बहुत समय चला जाता है। और पाँचवा इसमें क्या है कि इसमें केवल सतही या सीमित जानकारी का आकलन हो पाता है, ठीक है, और व्यापक ज्ञान का नहीं हो पाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 27 नंबर कि दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन एक कठोर व सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य परीक्षार्थी के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को मापना और निर्मित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 28 नंबर कि परीक्षण निर्माण के अंतिम चरण को संक्षेप में बताइए। तो जो वैज्ञानिक थे ग्रेगरी ने 1992 में परीक्षण निर्माण के 5 चरणों का वर्णन किया, जहाँ पाँचवां अंतिम चरण वस्तु के निर्माण करने के लिए बताता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 29 नंबर की शिक्षण अधिगम सुधार है तो स्थानीय समुदाय की भूमिका बताइए। तो जो शिक्षण अधिगम सुधार होता है उसमें जो स्थानीय होता है समुदाय, उसकी क्या भूमिका होती है। तो इसकी भूमिका होती है कि शिक्षण अधिगम सुधार है तो स्थानीय समुदाय छात्रों को रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान जैसे महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन का महत्व बताइए। तो शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन छात्रों के शिक्षार्थी विकास को मापने और मान्यता प्राप्त करने का माध्यम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो अलग उत्तरी शुरू हो गए, लॉन्ग आंसर 31 से। तो इसमें दिया हुआ 31 नंबर क्वेश्चन में कि अच्छे परीक्षण के गुणों को लिखिए। तो एक अच्छा परीक्षण समान, आकर्षक और रुचिपूर्ण होना चाहिए और शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए सुविधाजनक होना चाहिए, ठीक। अर्थात एक अच्छा परीक्षण किसी भी योग्यता, क्षमता तथा उपलब्धि के मापन का सर्वोत्तम उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अवलोकन विधि के अनुप्रयोग लिखिए। तो अवलोकन विधि आंकड़े संग्रह के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण और प्रामाणिक विधियों में से एक है। अवलोकन विधि के अनुप्रयोग से किसी प्रक्रिया या स्थिति की निगरानी या निरीक्षण किया जा सकता है जिससे मूल्यांकन उचित तौर पर किया जा सके। तो अवलोकन विधि के अनुप्रयोग लिखिए। तो अवलोकन विधि के जो ये अनुप्रयोग लिखे हुए हैं ये तो लिखा हुआ है बुक में, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लिखिएगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि यह एक ऐसी अवलोकन विधि के बारे में लिख सकते हैं कि यह एक ऐसी शोध व मूल्यांकन की तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति
यह समूह के व्यवहार, क्रियाएं और गतिविधि प्रत्यक्ष रूप से देखकर उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसके अनुप्रयोग को समझेंगे। पहला अनुप्रयोग समझेंगे कि शैक्षिक क्षेत्र में, यानी कि बच्चे की सीखने की शैली और रुचियों को पता लगाने में किया जाता है। ठीक, और दूसरा पॉइंट होगा इसी में शैक्षिक क्षेत्र में कि कक्षा में अनुशासन, सहभागिता और व्यवहार को समझने में। और तीसरा पॉइंट होगा खेल कूद व सहपाठ गतिविधियों में विद्यार्थियों की सक्रियता जानने में। ठीक, और दूसरा अनुप्रयोग लिखेंगे इसमें कि मनोवैज्ञानिक में, यानी कि मनोवैज्ञानिक में पहला पॉइंट लिखेंगे व्यक्तियों के भावनात्मक और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन और बच्चों में आक्रामकता, संकोच, सहयोग, नेतृत्व आदि गुणों को पहचानना। ठीक है, और तीसरा गुण लिखेंगे, अनुप्रयोग लिखेंगे अवलोकनविद में कि रिसर्च यानी शोध में। तो इसमें पहला पॉइंट होगा किसी समूह या समाज की रीति रिवाज, परंपरा और सामाजिक संबंधों को जानने में। ठीक है, और प्रयोगात्मक स्थितियों में प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया को समझने में। और चौथा लिख सकते हैं आप लोग इसमें अनुप्रयोग की चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में, यानी कि पहला पॉइंट इसमें होगा कि रोगियों की दैनिक गतिविधियों और लक्षणों पर नज़र रखने में। ठीक, और बच्चों के शारीरिक विकास और स्वास्थ्य आदतों के मूल्यांकन में। और पांचवा अनुप्रयोग लिख सकते हैं कि प्रशासन और प्रबंध में, यानी कि कर्मचारियों के कामकाज और व्यवहार का मूल्यांकन करने में, प्रशिक्षण के दौरान सीखने की प्रगति का आकलन करने में। ठीक है, तो मैंने 5 अनुप्रयोग बता दिए हैं, और बाकी उसके अंदर आप लोग अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हैं। पहला लिख लेना शैक्षिक क्षेत्र में, दूसरा लिख लेना मनोवैज्ञानिक में, और तीसरा लिख लेना शोध रिसर्च में, और चौथा लिख लेना चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में, पाँचवा लिख लेना प्रशासन और प्रबंधन में। ठीक, तो ये अवलोकनविद के अनुप्रयोग लिख सकते हैं आप लोग। 33 नंबर क्वेश्चन होगा कि योजना निर्माण के चरणों को उल्लेख कीजिए। तो योजना निर्माण का आशय पहले से ही कार्य की व्यवस्था को समीक्षा करने से है। इसके अंतर्गत पूरे कार्य को छोटे छोटे कार्यों को विभक्त करने का उनका समयबद्ध क्रम प्रस्तुत किया जाता है। अतः योजना निर्माण के 5 चरण महत्वपूर्ण हैं जो कि निम्नलिखित हैं। तो वो 5 चरण कौन कौन से हैं? पहला, एक परियोजना संरचना डिजाइन करना, दूसरा है वर्क फ्लो दस्तावेज बनाना, तीसरा विभागों में बजट का अनुमान, चौथा है संसाधनों को इकट्ठा करना, पाँचवा है आवंटित करना और मूल्यांकन करना। दोस्तों, ये जो मैं प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ तो इसका उद्देश्य केवल मेरा कराने का यही है कि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं तो वो सारे आए हुए हैं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि कोई गलत क्वेश्चन करा रहा हूँ या कोई इधर उधर से लेके, तो ये आप पेपर मिला सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है तो इसमें इतना बड़ा सब्जेक्ट या इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि वो मतलब अलग से कुछ पूछे। तो ये जितने प्रीवियस ईयर है पेपर, इन्हीं से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही सेम एट इज मिल जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि शैक्षिक अनुसंधान के चरणों का उल्लेख करिए। तो इसमें क्या, किसी भी अन्य प्रकार के अनुसंधान की तरह शैक्षिक अनुसंधान में भी ऐसे चरण शामिल होते हैं जिनका पालन इससे एकत्रित जानकारी को मूल्यवान उपयोगी बनाने के लिए किया जाना चाहिए। शैक्षिक अनुसंधान के चरणों को व्यवस्थित क्रम में बताया गया है, जो कि है कि पहला होगा सर्वेक्षण, दूसरा होगा घटनोत्तर अध्ययन, और तीसरा होगा एकल अध्ययन, और चौथा होगा साक्षात्कार आधारित अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सामूहिक सहभागिता के लक्षणों को समझाइए। तो इसमें क्या है कि सामूहिक सहभागिता का आशय विद्यालयों में या विद्यालय जिलों और समुदायों के विविध प्रकार के जो औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन होते हैं और संस्थान जो होते हैं उनके बीच संबंध बनाना होता है और उन्हें बनाए रखने के लिए जो प्रयास करने होते हैं। तो उसमें क्या है कि उसके जो लक्षण होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं कि पहला लक्षण है कि समूह में अच्छा वातावरण सहभागिता की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। पहला होगा लक्षण कि समूह में अच्छा वातावरण सहभागिता की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। ठीक है, और लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 36 नंबर कि शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिखेंगे कि शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन यह दर्शाता है कि शिक्षकों द्वारा दिया गया कक्षा निर्देश कितना अच्छा है। ठीक है, और शिक्षार्थियों ने अपने अधिगम में कितनी प्रगति की है, कितने अच्छे से उसको समझा है। तथा साथ ही साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों कि एनेक्स टोटल रिकॉर्ड्स क्या है, संक्षेप में बताइए। तो इसमें लिखेंगे कि एनेक्स टोटल रिकॉर्ड्स अर्थात उपख्यानात्मक अभिलेख
अप्रत्याशित घटनाओं में बच्चों के निष्पादन और व्यवहार के संक्षिप्त और व्यवहार विवरण हैं, महत्वपूर्ण विवरण हैं, जिन्हें अन्यथा दस्तावेज नहीं किया जाएगा और दिन प्रतिदिन के आधार पर निरीक्षण करने के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको समझा देता हूँ आपको आसान भाषा में कि ये क्या होता है। तो साथियों, इसमें आप लिख सकते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो होता है वो शिक्षा और मनोवैज्ञानिक में प्रयोग की जाने वाली एक अवलोकन तकनीक यानी ऑब्जर्वेशन टेक्निक है। इसमें शिक्षक और या शोधकर्ता किसी विद्यार्थी के विशेष व्यवहार, यानी कोई विद्यार्थी वो अलग तरह की एक्टिविटी कर रहा है, या घटना या स्थिति को उसी समय छोटे छोटे वृत्तांत यानी छोटी छोटी कहानियों तरह के रूप में लिख लेता है। ठीक है, और मतलब इसका यह है कि जब भी कोई बच्चा अलग तरह का व्यवहार दिखाता है, जैसे कि किसी की मदद करना, गुस्सा करना, अचानक रोना, नेतृत्व करना, ध्यान भटकाना आदि, तो क्या करता है शिक्षक उस घटना को तारीख और समय परिस्थिति सहित लिख लेता है। तो इसमें क्या है कि इसका लाभ जो होता है, तो इसमें क्या है बच्चे की जो व्यक्तिगत वास्तविक झलक दिखती है। ठीक है, तो वो जो रिकॉर्ड में लिखता है उसी के अकॉर्डिंग तो व्यवहार को प्राकृतिक और सजीव चित्रण मिलता है एक तरह से, और शिक्षक को हर बच्चे की अलग पहचान समझने में मदद मिलती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में, यानी विद्यार्थी किसी खास घटना व्यवहार को ऐसे ही छोटे वाक्यों में लिख लेना ताकि बाद में उस बच्चे के व्यक्तित्व, रुचि और आदतों का पता चल सके। तो यही एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होता है जो छात्रों को देखकर टीचर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 38 नंबर कि क्रियात्मक अनुसंधान और परंपरागत अनुसंधान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये अंतर देख सकते हैं आप लोग कि क्रियात्मक अनुसंधान में परिकल्पना का प्रतिपादन कारणों के विश्लेषण पर आधारित होता है, और परंपरागत अनुसंधान में परिकल्पनाओं का प्रतिपादन पूर्व शोध के निष्कर्ष पर, सिद्धांतों पर तथा अनुभवों पर आधारित होता है। ठीक है, और दूसरा, एक समय में परिकल्पना का सत्यापन किया जा सकता है क्रियात्मक अनुसंधान में, और परंपरागत अनुसंधान में एक समय में सभी परिकल्पनाओं का सत्यापन होता है। एक ही समय में सभी जो परिकल्पनाएं होती हैं उनका सत्यापन हो सकता है। और इसमें क्या क्रियात्मक में कि एक समय में एक ही परिकल्पना का सत्यापन किया जाता है, इसमें क्या एक समय में सभी परिकल्पनाओं का सत्यापन हो सकता है। और इसमें तीसरा हो जाएगा कि क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा जो होती है वो लचीली होती है, और इसमें परंपरागत में क्या कि अनुसंधान की रूपरेखा लचीली नहीं होती है। और इसमें चौथा हो जाएगा कि क्रियात्मक अनुसंधान समस्या का बामूल्यांकन आवश्यक नहीं होता है, जो बामूल्यांकन होता है वो आवश्यक नहीं होता है, और परंपरागत अनुसंधान समस्या का जो बामूल्यांकन होता है वो आवश्यक होता है। ठीक है, और पाँचवा क्या है कि समस्या का रूप जो होता है वो संकुचित होता है, और इसमें क्या है कि समस्या का रूप अधिक व्यापक एवं मौलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो इसमें 39 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिखेंगे कि भारतीय परिप्रेक्ष्य एवं विश्व परिप्रेक्ष्य में शिक्षा में नवाचार एवं नूतन आयामों की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत व्यक्त किया जाता है, जो कि निम्नलिखित हैं। इसमें पहला होगा कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, दूसरा हो जाएगा तीव्र आर्थिक विकास हेतु, तीसरा हो जाएगा कि वैज्ञानिक एवं तकनीक प्रगति के अनुरूप शिक्षा प्रणाली, और चौथा हो जाएगा कि जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति, पाँचवा हो जाएगा कि मानव संसाधन का विकास करने हेतु, और छठवां हो जाएगा कि सामाजिक परिवर्तन के अनुसार शिक्षा, और सातवां हो जाएगा रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु। और शैक्षिक नवाचारों को महत्व में लिख सकते हैं आप लोग कि मूल शिक्षा के चरण को रोकने में उपयोगी, और दूसरा हो जाएगा कि सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने में सहायक, तीसरा हो जाएगा कि परिवर्तन के अनुसार शिक्षा प्रणाली, चौथा हो जाएगा कि अनेक समस्याओं का समाधान संभव है, और पाँचवां हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता में सहायक है, और छठवां हो जाएगा कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। ठीक है, और सातवां हो जाएगा कि नवीन शिक्षण विधियों के ज्ञान में सहायक होता है। और इसका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन होगा आज का क्लास का कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में प्रधानाचार्य और जो टीचर होते हैं उनकी क्या भूमिका है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालयों में कराई जाती है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बच्चे चीज़ों का समुचित प्रयोग करना सीखते हैं, जिसमें विद्यालय के शिक्षक और प्रधानाचार्य की भी अहम भूमिका होती है। इसके अंतर्गत विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए वे विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं, जिससे उनका बौद्धिक विकास होता है। ठीक, अतः शिक्षक को भी
अधिगमकर्ता शिक्षक के लिए विषय के शिक्षण के पूर्व विषय का अध्ययन, कक्षा शिक्षण के पाठ्य योजना का शिक्षण, विधि की सहायक शिक्षण सामग्री प्रदर्शित करने व स्वयं बनाने की तैयारी करने में सहयोग करते हैं। दोस्तों आज की रही ये क्लास। बीच में क्लास डिस्टर्ब हो गई थोड़ा कुछ देर के लिए। 13 क्वेश्चन हो पाए थे, 13 नहीं 17 क्वेश्चन हो पाए दोस्तों। इसके बाद मैंने दूसरी क्लास में सारे क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। तो आप लोग क्लास लेते रहिए, पढ़ते रहिए बिंदास होके, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जो भी डीएलएड कर रहा हो। आप सिर्फ इतना पढ़िए बस, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पास होने की गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं 2021 का फर्स्ट पेपर कराने में। तो एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं है, मुश्किल से आपके पास 20 से 25 दिन का ही समय बचा है। ये 15 सितंबर के मध्य लगभग हो सकते हैं एग्ज़ाम आप लोगों के। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।